सुदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम मेहमानों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के आधार पर ही चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि किस मुद्दे पर वो बहस देखना चाहते हैं और हमारे कार्यक्रम में सीधे अपने घरों से पब्लिक के मंच के जरिए जुड़ के बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ 4 दर्शक जुड़ेंगे। सृष्टि राणा गाजियाबाद से जुड़ेंगी, बबीता शर्मा जयपुर से जुड़ेंगे, अभिजीत कुमार दिल्ली से जुड़ेंगे और नितिन जायसवाल गोरखपुर से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस मुद्दे को बहस के लिए चुना है। जी हाँ, बेहद जरूरी था इस मुद्दे को चुनना। कोरोना के आंकड़े क्या चिंता का नया कारण बन रहे हैं? क्या अमेरिका के अंदर तीसरी लहर आ गई? अमेरिका के साउथ के कुछ राज्यों के हालात ऐसे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, 1 लाख से अधिक केस रोजाना अमेरिका के अंदर आ रहे हैं। क्या इसे तीसरी लहर माना जाए? क्या इसे भारत में दस्तक माना जाए कि तीसरी लहर के प्रति अब हमें सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए? क्या त्योहारों के चलते हमारे बीच में, स्वाभाविक है जब त्योहार होते हैं मिलना जुलना होता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसे में असावधानी और बढ़ेगी। क्या हम कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन कर रहे हैं या जीवन की आपाधापी में कोरोना के इस डर को भूल गए हैं? हम आज ये बहस क्यों कर रहे हैं, ये पैकेज आप देखिए, वस्तुस्थिति समझिए और देखिए कि दुनिया में किस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वो कितनी सही है? क्या इसे तीसरी लहर माने? ये सवाल हम एक्सपर्ट से पूछेंगे। भारत समेत पूरी दुनिया लगभग 1.5 साल से कोरोना वायरस से जमकर मुकाबला कर रही है। दुनिया के ज्यादातर देश जाती हुई दूसरी लहर और तीसरी लहर की दस्तक के बीच वैक्सीन ड्राइव चला रहे हैं ताकि इस महामारी का अंत हो सके। लेकिन अमेरिका में एक बार फिर कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। यहाँ रोजाना औसतन 1 लाख से ज्यादा संक्रमित केस मिल रहे हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं। हालत यह है कि पिछले 2 महीनों में करीब 500% कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स को भारत में आने के बाद हवाई अड्डे पर उन्हें फिर से RT-PCR टेस्ट कराने होंगे। दूसरी ओर देश के कुल नए कोरोना मामलों में 71% केरल से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में 32,803 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,092 नए मामले आए, जबकि 509 लोगों की मौत हो गई। पिछले 8 दिन में 8 बार 40,000 के पार आंकड़ा रहा है, जबकि 9 दिन में करीब 70,000 एक्टिव केस बढ़े हैं। त्योहारों की तैयारी में अपनी तैयारी, अपने आप को बचाने की तैयारी जरूर है और उसमें मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बाहर नहीं फालतू में आना, भीड़ नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को अपनाना। हालांकि देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चल रहा है। 1 सितंबर तक 66 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। रोजाना वैक्सीन लगने के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि अमेरिका में लगभग 8 महीने बाद कोरोना फिर चुनौती बन रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट C.1.2 भी दुनिया में एंट्री ले चुका है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज वैक्सीन अभियान चल रहा है। सवाल है, क्या 2 लहरों के बाद कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या कोरोना के बढ़ते मामले तीसरी लहर की आशंका पैदा कर रहे हैं? आप शो के दौरान यस और नो में अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैन को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता
संजू वर्मा जी जुड़ गई हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर धीरज कौल जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिका में क्या तीसरी लहर आ गई है, ये सीधा सवाल उनसे होगा। धीरज कौल साहब, क्या अमेरिका में जो टेक्सास में देखने को मिल रहा है या बाकी इलाकों में देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लोग कह रहे हैं कि भारत जैसे हालात वहां पर हो गए हैं, आप मुझे बताइए क्या ये तीसरी लहर है अमेरिका में कोरोना की? उठा रहे हैं, धन्यवाद। आपको पता है कोरोना वायरस काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। हमारे पास यहाँ अमेरिका के जो करंट चैलेंजेस हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ 1 मिनट में। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास अभी भी 90 मिलियन लोग हैं जो वैक्सीन को बिल्कुल रिफ्यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल अलाइनमेंट और देयर ओन अपने खुद के पर्सनल इश्यूज के वजह से, जो एक बहुत बड़ा खतरा है उस आबादी को जो कि अभी तक नहीं वैक्सीनेटेड हुई है। दूसरा इश्यूज हमारा ये है, अगर आप एज वाइज देखिए तो 18 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर 38% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। अभी उनके अंदर भी हमें वैक्सीनेशन अभियान चलाना है। और 12 साल से कम की जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन अभी तक कोई नहीं है, लेकिन मॉडर्ना, J&J और फाइजर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो एक और आबादी है। तीसरा इशू हमारे साथ ये आ रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो तकरीबन इवन फाइजर के अंदर जो हम इनिशियली एफिकेसी देख रहे थे 95%, अब वो घटकर 84% हो चुकी है। इसका मतलब है 16% ऐसी भी आबादी के लोग हैं जिनको दोबारा इन्फेक्शन होगा। लकीली जिन भी लोगों को दोबारा इन्फेक्शन होगा वो आईसीयू नहीं पहुंचेंगे लेकिन हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इन्फेक्टेड होकर दूसरे को दे सकती है। तो तकरीबन 16% लोग तो बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचने का रिस्क है अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है तो भी। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके अंदर वायरस घुस सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, उनके अंदर सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये सिम्टोमेटिक होंगे और दूसरे को लगेंगे। इसीलिए एज ऑफ नाउ, और सबसे तीसरी बड़ी चैलेंज जो आया है, जो फाइजर मॉडर्ना की जो स्टडीज आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि फुली वैक्सीनेटेड होने के 6 महीने के बाद इम्यूनिटी घटना शुरू होती है। खास तौर पे उन लोगों के लिए कंसर्न है जिनकी वीक इम्यूनिटी है, जैसे कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज के, डायलिसिस के पेशेंट, लिवर फेलियर के पेशेंट, तो उनके लिए हम बूस्टर शॉट अप्रूव कर चुके हैं। सीडीसी भी अप्रूव किया है फाइजर का और मॉडर्ना का भी अप्रूव होने की उम्मीद है। तो अब बूस्टर शॉट पे काम हो रहा है जो तीसरा शॉट होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एस्ट्राजेनेका भी उस दिशा में काम कर रहा है। शायद भारत भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेगा जिनको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जो नई वैक्सीन आएगी जिसको हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं, वो रेयर वेरिएंट्स को भी कवर करेगी। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके यहाँ काम कर रही है, लेकिन अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। बहुत बड़ा चैलेंज है और ये मैराथन है, ये छोटी स्प्रिंट है ही नहीं। तो हम सबको अभी भी मिलकर, और कहीं ना कहीं हमसे, मैं ये पर्सनली मानता हूं एक गलती हुई थी कि हमने मास्क बहुत तेजी से यहाँ उतार दिए, उस वजह से भी संक्रमण और बढ़ा। और खास तौर पे पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट ने बोला था नहीं उतारिए, लेकिन लोगों ने जोश में आके और कोविड फटीग की वजह से बाहर जाके इसको बढ़ावा दिया, और इस वजह से वायरस सर्कुलेट होके, जब वायरस सर्कुलेट होता है तो म्यूटेट होने का भी रिस्क बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग हमें दिखा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो यहाँ 5% था 3 महीने पहले, अब अराउंड 82% हो चुका है नई केसेस में। इसे तो तीसरी लहर माना जाए? डॉक्टर कौल, आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं। क्या इसे तीसरी लहर माना जाए कि ये कोरोना की तीसरी लहर है, जैसे हमने दूसरी खतरनाक लहर देखी अमेरिका में? देखिए अगर हम इसको दूसरी जो अमेरिका की आप पीक देख रहे थे दिसंबर के अंदर, उससे कंपेयर करेंगे तो ये फुल ब्लोन लहर अभी तक नहीं है। उसकी कई वजहें हैं। एक वजह है कि अमेरिका के अंदर 68% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, उस वजह से उनके हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क भी लो होता है, आईसीयू का भी होता है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट देखने में आ रहा है कि बच्चों के अंदर काफी संक्रमित कर रहा है, खासतौर पे ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो बच्चों के लिए मैं इसको पहली वेव मांगूंगा, क्योंकि बच्चों के एडमिशन आईसीयू रेट 4 से 5 गुना बढ़ चुके हैं अमेरिका के अंदर। आज की डेट के अंदर अगर आप आंकड़े उठाइए 2020 से अगर आप कंपेयर करिए, तो कहीं ना कहीं 1000%, कहीं 500% बच्चे जो बिल्कुल आईसीयू में नहीं दिखते थे, आजकल पीडियाट्रिक आईसीयू जिसे पिक्यू बोलते हैं, वो आपको भरा हुआ दिखेगा। टेक्सास में जैसे आपने मेंशन किया, फ्लोरिडा में और भी कई स्टेट्स में। तो बच्चों के लिए तीसरी डेफिनेटली बहुत बड़ी लहर है। एडल्ट के लिए क्या ये फुल ब्लोन लहर है? नहीं। क्या लहर के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं और भारत में भी दिख रहे हैं? आंसर इज यस। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर सुनीला गर्ग जी के पास चलता हूं, जो एडवाइजर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, WHO और MMMC की मेंबर रह चुकी हैं, कोविड टास्क फोर्स से भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर गर्ग,
क्या अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसको भारत में तीसरी लहर का संकेत माना जाए? जिस तरह का हाहाकार हमने दूसरी लहर में देखा था, क्या इसे तीसरी लहर का संकेत माना जाए अमेरिका से जो 1 लाख केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं उसको देखकर? देखिए, अभी मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि इसको भारत का संकेत माना जाना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगी कि अगर हम इंडिया की हालत देखें तो हम एंडेमिसिटी की तरफ, यानी कि लो डिजीज लोड की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्योंकि कल भी हम लगभग इस हफ्ते में देख रहे हैं हमारे 34,000 से लेके 42,000 तक के केसेस आए हैं, और उसमें से एक स्टेट ऐसा है, राज्य ऐसा है, जैसे केरल राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पे लगभग 71% के करीब केसेस आए। और हम पिछले दिनों में देखें कि केरला में ही खाली जो बेसिकली ज्यादातर केसेस आ रहे हैं। अगर हम उसके साथ में अगर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वगैरह साउथ के राज्य को अगर मिला दें तो लगभग 80% केस वहीं से आ रहे हैं। परंतु बाकी स्टेट्स में अगर हम देखें तो हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी बहुत ही कम है। परंतु इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा कि अभी भी हमारी 66 करोड़ लोगों को टीका लगा है, परंतु सीरो सर्वे 4 के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे 67.9% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी थी, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन जरूर डेफिनेटली मच बेटर होता है। और परंतु आज भी हमारे लिए जो पॉजिटिविटी जिन राज्यों में थोड़ी ज्यादा है, उनको मैं कहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम, इनमें भी पॉजिटिविटी थोड़ी ज्यादा है। परंतु नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें तो हमारे लगभग सेम ही है। अगर पिछले सप्ताह से हम कंपेयर करें तो केवल केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे पिछले ओणम से लेके इस ओणम तक भी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। कारण ये है कि आई थिंक कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये परसीव करना पड़ेगा कि ये सीरियस इशू है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखना पड़ेगा कि बेसिकली जो केसेस होम आइसोलेशन में है उनका ठीक तरह से देखभाल नहीं हो पा रही, क्योंकि वहीं से ज्यादा इन्फेक्शन जो है बाकी फैमिली मेंबर्स में फैल रहा है। तीसरी चीज ये है कि हमें एक और दूसरी डोज के बीच में गैप बहुत कम करना पड़ेगा। केरल में लगभग 12 हफ्ते से लेके हमें 8 हफ्ते तक आना पड़ेगा, क्योंकि पहली और दूसरी डोज के बीच में काफी अंतर है। क्योंकि अगर हम केरल की पहली और दूसरी डोज देखें, हम लगभग 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन वहां पे लगा चुके हैं, परंतु लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर वैक्सीन जो है वो फर्स्ट डोज की है, और 70 लाख के करीब जो वैक्सीनेशन है वो सेकेंड डोज की है। तो कहीं ना कहीं अगर गैप को हम देखें तो अगर हम 8 हफ्ते के करीब अगर हम गैप लेके आए तो प्रोबेबली जो हमारा डेल्टा वेरिएंट का जो इन्फेक्शन है उसको हम कम कर पाएंगे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी कि कांटेक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे केरल में हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक केस के अगेंस्ट में हमें एक केस को ट्रेस नहीं करना, बल्कि 15-16 केसेस को हमें ट्रेस करना है। और रही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, उसको हमें स्ट्रिक्टली पालन करना है, क्योंकि अभी भी हमें मान के चलना है कि वायरस हमारे राज्यों में से गया नहीं है। कईयों में कम है, कईयों में ज्यादा है, परंतु फिर भी जैसे कि केरल में ज्यादा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वैक्सीनेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जेंडर इश्यूज को अगर हम देखें तो अभी भी महिलाओं और पुरुषों में 3 करोड़ से ज्यादा का अंतर है, तो इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, वैक्सीनेशन की रफ्तार 1 करोड़ प्रतिदिन पहुंच गई है, अब आप संतुष्ट हैं वैक्सीनेशन की रफ्तार से, और सरकार के प्रयासों पर क्या कहेंगे अभी तक? देखिए, डॉक्टर कौल ने बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ चीजें क्लियर की हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगे काफी समय हो गया है उनको बूस्टर डोज की फिर आवश्यकता है। मुझे पहली डोज जो है वो मार्च के एंड में लगी थी, और दूसरी डोज जो है उसको समय बढ़ते बढ़ते बाद में लगी। तो मुझे लग रहा है कि 6 महीने हो गए, और उसके बाद दूसरी डोज के बाद भी आज फिर वापस ऐसी सिचुएशन आती चली जा रही है। जिस देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन हो, और पिछले 9-9.5 महीने में अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें जो इसमें डबल डोज जिसको लगी है तो 12 से 13% है। तो 12 से 13% के ऊपर अगर पीठ थपथपाएंगे तो तीसरी वेव को कहीं ना कहीं सरकार स्वयं पूरी तरह से न्योता देगी। आज जिस तरह से वैक्सीनेशन का है, अच्छी बात है, 1 करोड़ वैक्सीनेशन है, हम चाहते हैं और भी वैक्सीनेशन की जो गति है वो बढ़े, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वैक्सीनेशन प्लान माना और सब चीजें थी, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने आज तक देश की जनता के सामने कोई वैक्सीनेशन प्लान दिया है। आपने वैक्सीनेशन पर सवाल पूछा, इसलिए मैंने उस पर उत्तर दिया। जहां तक बात है फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, एक ग्राफ है दीपक जी। मुझे लगता है ग्राफ अगर देखे, कोई दर्शक देखेंगे, फर्स्ट वेव में 0 से अगर 21वें दिन देखें तो उसका जो ग्राफ
स्टीपनेस जो है वो कम थी। सेकंड वेव की जो स्टीपनेस है वो थोड़ी सी बढ़ी थी, और थर्ड वेव की अगर हम इसको थर्ड वेव माने, जबकि थर्ड वेव का है कि नहीं ये तो डॉक्टर्स और जो आईसीएमआर का पैनल बैठा है वो बताएगा। लेकिन अगर 23,000 से 46, 42, 44,000 पिछले 5-6 दिन में अगर बढ़े हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्पीड है। अगर पिछले 2 वेव की अगर बात करें, 1 हफ्ते के अंदर इतना ग्रोथ जो था शायद फर्स्ट और सेकंड वेव में नहीं था। तीसरी चीज यहाँ पर आती है कि इसको हम जैसे अभी कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक कहीं पर मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहां पर हो रहा है। सीरो सर्विस जो जिस तरह से होने चाहिए थे आईसीएमआर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उस तरह से नहीं हो रहे हैं। इनको नाम सीरो सर्वे दिया जा रहा है, लेकिन ये नॉर्मली एंटीबॉडी टेस्ट हैं कि एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियली हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं मान रही है। आईसीएमआर की मैडम ने कहा अभी कि 69% के करीब एंटीबॉडीज हैं, तो इसका मतलब तो 80 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन सरकार तो इस आंकड़े को नहीं मानती है। तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी अभी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। मैं सीधे संजू और कि जैसे जिस तरह से पहले ऑक्सीजन की कमी हुई, वैक्सीन की कमी हुई, वैक्सीन कम थी इसीलिए गैप बढ़ाया गया 84 दिन का, और तमाम जो है पेडियाट्रिक वार्ड की बात आई कि पेडियाट्रिक वार्ड अभी हमें नहीं दिख रहा है कहीं पर सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का रास्ता बन रहा है। हाँ, इतना जरूर है कोरोना के आलोक नाम जी पर कंक्लूड प्लीज, मोदी और संजू वर्मा जवाब देंगे। संजू जी बताइए, ये कह रहे हैं कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है, वैक्सीनेशन पर नहीं है, पीडियाट्रिक वार्ड पर नहीं है, दवाइयों पर नहीं है। जस्ट नेशनल लेवल पर सर्वेलेंस नहीं है कि म्यूटेंट वेरिएंट्स कहां से चल रहा है, कहां पर जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट आलोक जी बहुत वक्त मिलेगा अभी हमको बात करने का। संजू दीपक जी, मैंने इनको टोका नहीं। अभी मैं चाहती हूं कि जब मैं बोलूं तो ये बीच में टीका टिप्पणी ना करें। बात तो मैं जो दोनों डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर पैनल पर, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी के कोऑपरेशन के बिना जो हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हमने लगभग 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को 66 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेस एडमिनिस्टर हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत की 54% जो एडल्ट पॉपुलेशन है, 54% उनको एटलीस्ट पहला डोज लग चुका है। 54% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन हैज एटलीस्ट रिसीव्ड वन डोज, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, मैं आलोक शर्मा जी का आंकड़ा सही करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि फुल्ली वैक्सीनेटेड जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो सिर्फ 12 से 13% है। जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पर जाकर देखिए, फुल्ली वैक्सीनेटेड एडल्ट पॉपुलेशन भारत वैक्सीनेशन लगा है वो 16% है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना बात को गोल गोल घुमाए हमको ये पहचानना होगा कि अभी जो रन रेट हमारा था वो 15-20 दिन पहले कम हो गया था। सडनली देयर इज अ स्पाइक इन द नंबर ऑफ केसेस। अभी पिछले 24 घंटों में 47,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 32,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ केरला से आए हैं। तो लगभग 70% जो न्यू केसेस आ रहे हैं वो सिर्फ एक राज्य केरला से आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये, जो लोग केरला मॉडल की वाहवाही कर रहे थे, केरला मॉडल की धज्जियां उड़ चुकी है। और मुझे दुख होता है, राजनीति तो एक तरफ कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने पूरी दुनिया को इसके लिए दोषी ठहरा दिया, बट अपने खुद की जो नाकामयाबी है, प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, उसके बारे में उनके मुंह से चूं तक नहीं निकला। तो पहली बात ये कि आज भारत की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट क्या है? 3% से कम। डेली पॉजिटिविटी रेट क्या है? 3% से कम। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए हैं? 53 करोड़ से ज्यादा। और पिछले 2 दिनों में हमने 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। 2.25 करोड़ लोगों को सिर्फ पिछले 2 दिनों में। हमारा जो अगस्त में रन रेट था वो कितना है बता दूं कांग्रेसियों को। अगस्त का रन रेट ऑन एन एवरेज था 59 लाख डोजेस पर डे से ज्यादा, और सिर्फ अगस्त में दीपक जी हमने 18 करोड़ वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर करवाई है।
जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जो लोग यहाँ पर आकर भाषण देना चाहते हैं, मैं उनको याद दिला दूं, जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, अस्पताल डीआरडीओ में बेड्स, रेलवे कोचेस को बेड में कन्वर्ट करना, ये किसने किया? मोदी सरकार ने। ऑक्सीजन सिलेंडर किसने उपलब्ध करवाए राज्यों को? मोदी सरकार ने। फेडरलिज्म के नाम पर राज्य चाहते थे फ्रीडम वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए, और जब फ्रीडम दी तो राज्यों की व्यवस्था चरमरा गई। उसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल जब सेंटर ने लिया, मोदी सरकार ने लिया, उसके बाद वैक्सीन की जो रफ्तार है वो इतनी बढ़ी, उससे पता पड़ता है कि नाकामयाबी जो है वो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स की थी। नहीं, एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी केरल से, वायनाड से सांसद हैं, कितने बेड लगवाए, कितने ऑक्सीजन प्लांट वहां पर स्थापित की, कितने वहां पर आपने ऑक्सीजन बेड्स दिलवाए, कितने आपने पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की स्थापना की? आपने काम एक कौड़ी का नहीं किया। आपने पंजाब में वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग करने की कोशिश की। आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो 3 महीने पहले कहते थे कोवैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा। वहां अखिलेश यादव कहते थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। ठीक है, सब चीजें एक साथ नहीं संजू वर्मा जी। आलोक जी जवाब देंगे, आलोक जी जवाब देंगे, क्योंकि राहुल गांधी का मसला आया है और राहुल गांधी की बात सुनकर आलोक शर्मा जी मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे पूछूंगा, लेकिन शशि राणा गाजियाबाद से मेरी एक दर्शक, शशि सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप सेफ एंड साउंड हैं? क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रही हैं आप? यस सर। जी बोलिए, क्या लगता है आपको तीसरी लहर पर? सर मुझे लगता है कि तीसरी लहर धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको लगता है धीरे धीरे बढ़ रही है? आलोक शर्मा जी देखिए, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बताइए, संजू वर्मा जी ने पूछ लिया है कि राहुल गांधी ने वायनाड और केरल के लिए क्या क्या किया, क्योंकि 71% का पॉजिटिविटी रेट वहीं से आ रहा है। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि पहली जब वेव थी तो नमस्ते ट्रंप था, दूसरी वेव थी तो जहां जहां तक भाइयों बहनों मित्रों में देख रहा हूं लोग ही लोग हैं, और तीसरी वेव है तो बीजेपी की जन आशीर्वाद ये चल रही है। लेकिन मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता था। आज मैडम ने भेजा तो मुझे जाना पड़ा। राहुल गांधी से इतना डर लगता है, वायनाड तक पहुंच गए और वो इलाहाबाद की मुनि की बेटी और जो जिस नेता के नेतृत्व के तहत आप लोग 40 से ज्यादा चुनाव हारे हो, उस नेता से किसको डर लगेगा? और दूसरी बात, पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़ और 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात की जनसंख्या है 6.5 ना ना संजू वर्मा जी बोलने दीजिए, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। आपको पॉलिटिकल डिबेट करानी है दीजिए ना, आप दोनों 9 बजे हट जाएंगे, राहुल भार्गव जी के पास भी जाना है, प्लीज बीच में मत बोलिए। आलोक जी, ट्विटर पर मोदी सरकार की मुझे लगता है के अलावा राहुल गांधी ने कौन सा प्रोडक्टिव काम किया है? एक मैं चुप रहूंगा भाई दीपक जी। राहुल गांधी की एक उपलब्धि दीपक जी मैं चुप रहता हूँ। अच्छा आप बोलने देंगी तभी बताएंगे ना वो, संजू वर्मा जी आप बोलने देंगी तभी बताएंगे। देने के अलावा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब सुन लेते हैं ना, उनको क्या पता है, सुन लेते हैं आलोक भाई को क्या पता है। आलोक भाई बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि ना तो राहुल गांधी की सरकार है और ना ही पीएम केयर्स फंड का राहुल गांधी ने पैसा हड़पा है, ना ही इंटरनेशनल डोनेशंस को राहुल गांधी या कांग्रेस ने अपने दामन में छुपा के रखा है। अब देखिए आपको हिम्मत नहीं है सुनने की, प्रॉब्लम ये है आप लोगों के साथ। मैं फिर चुप हो जाऊंगा दीपक। अगर इनको राहुल गांधी पे डिबेट करनी है तो फिर उत्तर सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं चुप रहूंगा। फंड से हमने 50,000 वेंटिलेटर्स राज्यों को दिए हैं। मैं आपको चुनौती देती हूँ। दीपक जी मैं चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल इनको। अच्छा संजू वर्मा जी बोलने दीजिए ना आलोक जी को प्लीज। संजू जी अगर उनको 1 मिनट तो दीजिए ना, आपने 3-4 मिनट बोला लगातार, मैंने आपको टोका तक नहीं। राजनीति से बाहर ना उन्होंने आपको टोका। तथ्यों पर बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए, बेबुनियाद इल्जाम लगाइए मत। दीपक जी तथ्यों से शुरू करते हैं। ये सरकार से कोई आंकड़ा मांग लो, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। कितने लोग मरे इनको नहीं पता है, कितने ऑक्सीजन से मरे इनको नहीं पता है, वैक्सीन कब लगेगी इनको नहीं पता है। तथ्यों की बात करते हैं फिर ये की बात कर राजस्थान की सरकार तो वैक्सीन को कूड़ेदान में फेंक रही है। ऐसे आप लोगों को कोरोना पे डिबेट करानी है, उड़ जाना चाहिए मुझे। हिंदू मुसलमान कराइए, बढ़िया रहेगा। संजू जी कोरोना जैसा विषय है, सेंसिटिव टॉपिक है, प्लीज इतनी चिल्ला चिल्ली नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के,
संजू वर्मा जी प्लीज लगातार मत उनको इंटरव्यू करिए। तालिबान पे कराइए, अफगानिस्तान पे कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। टीआरपी भी मिलेगी और बीजेपी को भी सूट करेगा, वोट भी मिलेंगे। ये यदि बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे मैं इनको दीपक जी, अगर आप पैनलिस्ट को नहीं चुप कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि उनका ऑडियो बंद करना चाहिए आपको। यहाँ पर आना और बेबुनियाद मैं चुप हो जाता हूँ बिल्कुल भाई। सर मैं ऑडियो बंद करने पे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको लगातार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि संजू वर्मा जी इतना इंटरवीन भी मत करिए, हम कोरोना जैसे सेंसिटिव हेल्थ इश्यू पर बात कर रहे हैं, प्लीज। आलोक जी देखिए, इसके साथ साथ कोरोना के साथ साथ आज देश शर्मसार है। जिस तरह से ऑक्सीजन के बगैर लार्जेस्ट वर्ल्ड का प्रोड्यूसर ऑक्सीजन थे हम, और उसके बाद वैक्सीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे हम, वैक्सीन में पिछड़े, हम ऑक्सीजन के बिना, हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, सब लोग चले गए। आज तो कम से कम हमें शांति से बात करनी चाहिए। मेडिकल और हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन का भट्टा बैठ गया देश के अंदर, उसके ऊपर चिंता होनी चाहिए। दीपक जी, 12 से 15 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं तक हैं, उसके अंदर 25 से 30% ड्रॉप आउट आ जाएगा। जो बच्चा 50-60% का था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, उसका ऑनलाइन क्लासेस नहीं लग पाई है। वो आप वापस स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, वो माँ बाप के साथ काम में लग गया है, वो बहुत बड़ा एक बर्डन है। इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भट्टा बैठा हुआ है, टैक्स पे टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अगर तीसरी वेव आ जाती है तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इसके ऊपर सरकार को गंभीर चिंतन करना होगा। केवल राहुल गांधी के ऊपर 4 कटाक्ष करके यहां से डिबेट से चले जाएं, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई हमें वो नहीं दिख रहा है। आप देखिए किस तरह से कोई इंटर स्टेट कमेटी बने कि कहां से कहां पर जा रहा है, म्यूटेंट कैसे वेरिएट कर रहा है, हमारे पास कोई इस तरह का आंकड़ा नहीं है। सरकार से पूछो तो आंकड़ा नहीं है। पैडियाट्रिक वार्ड की अभी डॉक्टर कॉल ने कहा, देश के अंदर कितने पैडियाट्रिक वार्ड बने हैं? दिल्ली देश की राजधानी है, एक पैडियाट्रिक वार्ड नहीं बना है, चाहे किसी की सरकार हो। आज हम केरल की कहें कि साहब केरल ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पहले हम इसे कोरोना का धर्म में भी बांट दिया था कि तबलीग की जमात ने ही पूरी तरह से फैला दिया है कोरोना। आज हम राज्यों में बांट देते हैं इसको कि साहब केरल बहुत खराब है, ठीक है, इसलिए हम तो बहुत ठीक है। अच्छे हैं। यहीं से संजू वर्मा जी का जवाब। फिर राहुल भार्गव, माफी के साथ राहुल जी मैं थोड़ा लेट आ रहा हूँ आपके पास, आप थोड़ा लेट भी जुड़े हुए। संजू वर्मा जी, बांट रहे हैं आप इसको, पहले धर्म में बांटा, आप राज्यों में बांट रहे हैं कि इस राज्य से तो इतने केस आ रहे हैं और इससे इतने कम। दीपक जी, यूपी का पहली बात इलाहाबाद तो भूल गए, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया लोगों का। फिर भी कहा कि साहब मोदी 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 मोदी, अरे यार गजब है बिल्कुल यार, कुछ तो शर्म करो। दीपक जी, मैं प्लीज कम इन। हाँ प्लीज प्लीज। दीपक जी, पहली बात तो ये कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन स्टेट सब्जेक्ट है। उसके बावजूद चाहे वैक्सीन उपलब्ध करवाने की बात हो, प्रोक्योरमेंट करवाने की बात हो, वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाने की बात हो, ऑक्सीजन बेड्स दिलवाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर इंपोर्ट करने की बात हो, काम किसने किया कोविड महामारी के दौरान? काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष के राहुल गांधी जैसे फुटपाथ पे लोग मर गए, ये फिर राहुल गांधी पर पहुंच गए हैं। अगर काम किया होता तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग कैसे मर गए एक शहर के अंदर। नहीं, आप केवल राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी विपक्ष में है। आपको भी टोका, वो भी टोक रहे हैं। ये तो अब दोनों पार्टियों ने तय कर लिया ना, जो जिसको रोकेगा वो उसको टोकेगा। ये तय है दोनों पार्टियों के बीच में। मैं बोल रहा हूँ आलोक शर्मा जी को, आपसे भी हाथ जोड़ के बीच में नहीं बोलिए। आलोक शर्मा जी बीच में मत बोलिए, संजय जी कंक्लूड करिए। सरकार भाई झूठ बोलने की आदत इनको पड़ गई है। क्या मुझे अकेला स्क्रीन टाइम मिलेगा? दीपक जी प्लीज। संजू वर्मा जी, प्रोग्राम की प्रोड्यूसर भी मत बन जाइए ना, प्रोड्यूसर को डिसाइड करने दीजिए। ओके ओके, मल्टीपल रोल मत दीजिए, स्पोक्स पर्सन भी बनना है, प्रोड्यूसर भी बनना है, एंकर भी बनना है। आप ही मेरी एडिटर इन चीफ बन जाइए, मैं स्वागत करूंगा उसका। अरे कम ऑन दीपक जी, ठीक है, ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक ऑन दैट वन। नहीं बोलिए बोलिए। दीपक जी, पहली बात तो ये राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, पर मुझे ताज्जुब तब होता है जब यहाँ पर आकर जो लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भाषण देते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं कि जहां केरल का पॉजिटिविटी रेट लगभग 20% है, वहां पर उत्तर प्रदेश का 0.006% है। जहां केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस है, वहां उत्तर प्रदेश में सिर्फ 265 एक्टिव केसेस है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण क्यों रही हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले जिस डिबेट में जाओ
वहां पर उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी। और आज उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा डोजेस एडमिनिस्टर हो चुकी है, तो वाहवाही देने का भी वक्त आ गया है। तीसरी बात, चाहे आप देखिए महाराष्ट्र, यहां पर कौन है सरकार में? शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस। महाराष्ट्र में लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से छू तक नहीं निकला। आज 20% से ज्यादा मौतें जो हो रही हैं, वो सिर्फ महाराष्ट्र से हो रही है। 70% से ज्यादा केसेस जो हो रहे हैं वो सिर्फ केरल से हो रहे हैं। तो विपक्ष पूरी तरह से नाकामयाब रहा है कोविड को कंट्रोल करने में। मोदी सरकार ने पिछले 10 करोड़ वैक्सीन डोजेस सिर्फ 19 दिनों में दिए। आज चाहे फ्लोरिडा हो, 1 मिनट, चाहे फ्लोरिडा हो, चाहे ह्यूस्टन हो, चाहे ऑरेगॉन हो, लोगों के पास ऑक्सीजन बेड नहीं है, लोगों के पास वेंटिलेटर्स नहीं है, वहां पर रेफ्रिजरेशन की जा रही है बिकॉज बरियल एंड क्रेमेशन ग्राउंड्स आर नॉट एबल टू हैंडल द डेथ लोड। तो यहां आकर भाषण दे रहे हैं। यूएस की जनसंख्या क्या है? 33 करोड़। हमारी जनसंख्या क्या है? लगभग 140 करोड़। आप फिर भी ये मानने को तैयार नहीं कि हमने ओवरऑल डेथ्स को कंट्रोल किया है, करीबन 4.37 लाख। ठीक है, यूएस में ठीक है संजू जी यही रुकना होगा आपको। आपने अपना पॉइंट बड़े जोरदार ढंग से रखा। मैं सीधे राहुल भार्गव जी के पास चलता हूँ। राहुल भार्गव जी चेहरा हिला रहे थे। राहुल भार्गव जी, क्या संजू वर्मा ने जो जस्टिफिकेशन दिया है, इसको बोला है कि भाई विपक्षी पार्टियों की सरकार जहां पर है वहां पे केसेस ज्यादा है, बीजेपी वाले में कम, क्या आप इसको जस्टिफिकेशन मानते हैं एक डॉक्टर के तौर पर? नहीं दीपक जी, जो हम वेव्स की बात करते हैं दीपक जी, थोड़ा सा स्प्रेडशीट समझिए। क्या वैक्सीन लगने के बाद भी नंबर्स आने कम हो जाएंगे? क्या ये आंकड़े जो आप रोज बताते हैं एग्जिट पोल की तरह कि तीसरी वेव आएगी, आईआईटी ने मई में कहा था कि अगस्त में आएगी, आईसीएमआर ने कहा था अगस्त में आएगी, एम्स ने कहा था अगस्त में आएगी, अगस्त चला गया। अब नया एग्जिट पोल आया है कि तीसरी वेव जो होगी वो अक्टूबर में आएगी और नवंबर में पीक करेगी। क्या साइंटिफिक डेटा कुछ है? दीपक जी, आप मुझे कोई साइंटिफिक डेटा बता सकते हैं कि किस आधार पे तीसरी वेव की बात होती है? क्या ऐसा कोई जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है जिससे पता चल जाए कि म्यू वेरिएंट है, C1.2 वेरिएंट है जो वैक्सीन को भेद पाएगा? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं, अप्रैल और मई के महीने में एक पीक आई डेल्टा वेरिएंट की। एक आप स्टडी देखें आईसीएमआर की, 80% जो सैंपल्स थे दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश से, वो डेल्टा वायरस से ग्रसित थे, ना कि कोई और वेरिएंट से। इसलिए एक पीक आई, 70% लोगों को सीरो सर्वेलेंस डेटा में पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद पीक एकदम से नीचे चली गई। जबकि महाराष्ट्र में आप याद करिएगा, नंबर्स देखिएगा जाके, जब मुंबई में 8,000 केसेस आते थे, सिमिलर पॉपुलेशन में दिल्ली में 34,000 केसेस, 24,000 केसेस आते थे, 3 गुना केसेस आते थे। इसका मतलब पॉपुलेशन ने एक कम समय में ज्यादा ब्रंट सहा, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन बेड्स की कमी पड़ी। केरला में एक प्लेट्यू फेज में चले जा रहा है, मृत्यु दर कहीं नहीं बढ़ी। दीपक जी, आगे आप मान के चलिए, आगे आने वाले दिनों में ये नंबर का आंकड़ा बंद करके हमें ये बताना चाहिए कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए। लास्ट दिल्ली में 20 दिन में कोई मृत्यु नहीं हुई, सिर्फ 34 केस आए। गुरुग्राम में कोई मृत्यु नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हो चुके हैं। डॉक्टर कौन से पूछे, अमेरिका में क्यों लोग ग्रसित हो रहे हैं? डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित हो रहे हैं। यूके में कौन से वेरिएंट से हो रहे हैं? डेल्टा वेरिएंट से हो रहे हैं। तो तीसरी वेव की जब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, आप मुझे बताइए कौन सा साइंटिफिक तथ्य है जो ये बोलता है कि तीसरी वेव आएगी? अरे आंकड़े आएंगे, नंबर आएंगे, पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन और आपकी मृत्यु दर ऑल टाइम लो रहेगी, ये समझना आवश्यक है। हम बार बार इसी बात में लड़े जाते, थर्ड वेव, थर्ड वेव, थर्ड वेव। दीपक जी, जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं, देश की इकोनॉमी पे, लोगों के मोरल पे, लोगों के डिप्रेशन पे ये आंकड़े बढ़ते हैं। तो हमको साइंटिफिक बेसिस पे तैयारी रखनी चाहिए, रादर देन ये एग्जिट पोल की तरह एक शेयर आया की कहानी रोज पब्लिक को सुनाना बंद करना चाहिए। दूसरी चीज, हर स्टेट का अपना अपना वेरिएंट है। केरला में डेल्टा वेरिएंट नहीं है, स्लोली चलता जा रहा है। आप ये मान के चलिए दीपक जी, अगर 6 लोग स्क्रीन पे है तो वेरिएंट ये कहता है कि 6 लोगों को वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से, जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक कोरोना नहीं रुकेगा। नंबर आते रहेंगे। धीरज कौल जी बात मानेंगे, अमेरिका ये कहता है कि अगर मेरी 454 डेथ
रोज की भी होती हैं तो वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो जाएगी। तो क्या हम 0 डेथ पे ला पाएंगे? हमारे को अपने मापदंड बदलने पड़ेंगे दीपक जी। रोज आंकड़े 45,000 47,000 लोगों को डराना बंद करके हमें जेनेटिक टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, उसके टर्नअराउंड टाइम को कम करना चाहिए। एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं जेनेटिक टेस्टिंग को 4-5 दिन में लाके, ताकि हम कंटेन कर पाए। आप याद करिएगा जनवरी में वेरिएंट कहां से आया था? वो यूके से आया था, क्योंकि यूके के हम लोगों को टेस्ट नहीं कर पाए थे। अब जाने का डेटा उठा के देख लीजिए, 28 लोग आपके वेरिएंट ठीक है डॉक्टर भार्गव, उत्तर प्रदेश चले गए थे। तो ठीक है, मैं ये आप ही के सवाल को डॉक्टर सुनीला गर्ग के पास ले जाता हूं, फिर एनके सर के पास चलूंगा कि भाई अमेरिका में जो कवरेज हो रहा है और भारत में जो कवरेज हो रहा है उसमें इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों? उसमें चारों ओर आलोक जी भी कवर करेंगे, पर बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना था। डॉक्टर गर्ग, आप एग्री करती हैं? बड़ा क्विक कमेंट चाहूंगा आप दोनों से, छोटा छोटा, धीरज कॉल से और डॉक्टर सुनीला जी से। सुनीला जी, एग्री करती हैं आप राहुल जी के साथ? डॉक्टर धीरज कौल, आप बोलिए, शायद डॉक्टर सुनीला जी की तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर धीरज कौल, एग्री करते हैं राहुल जी से आप? देखिए डॉक्टर भार्गव संक्षेप में थोड़ा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल डॉक्टर हैं। पिछले हम 16 महीनों से डिफरेंट डिबेट्स पे एक साथ आ रहे हैं। मैं कुछ हद तक इनसे एग्री करता हूं, लेकिन सत्य कहीं बीच में है। अगर आप अमेरिका का डाटा देखिए तो 14 जुलाई को हमारे पास न्यू केसेस 37,000 थे। आज की डेट के अंदर वो एक्सपोनेंशियली बढ़ के 1,84,000 हो चुके हैं। अगर आप डेली डेथ्स की बात करिए, जो 372 14 जुलाई को थी, आज वो 1,480, 5 गुना बढ़ चुकी हैं। हमारे पास वेव के इनिशिएशन नंबर्स हैं। देखिए डॉक्टर भार्गव जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कब से ये बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल से, कि जो रियल नंबर्स मैटर करते हैं वो इन्फेक्शन के साथ साथ एक दूसरा आंकड़ा है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट, आईसीयू रेट, डिस्चार्ज रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। ये एब्सोल्यूट नंबर्स कोई भी देश पब्लिश नहीं करता। दैट्स अ प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डाटा। इनको लेकर हमें हॉटस्पॉट्स मेजर करना है। अगर आप डेल्टा से 6 महीने के अंदर बीमार हुए हैं, आपको रीइंफेक्शन होने का बहुत कम रिस्क है। लेकिन अगर आप पिछले साल बीमार हुए तो आपको डेल्टा लग सकता है। बहुत स्टडीज हैं। वैक्सीन एस्केप, अगर आप वैक्सीन की एफिकेसी स्पेसिफिकली बताता हूं, अभी बहुत बड़ी ब्रिटिश से स्टडी आई है जो दिखा रही है 85% फाइजर की एफिकेसी 2 हफ्ते फुली वैक्सीनेशन होने के बाद गिर के 75% हो चुकी है। मैं इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं, डिजीज की नहीं, और डिजीज की और भी कम। तो वैक्सीन एस्केप इज अ रियल फिनोमिना। हमें बूस्टर्स और जीनोमिक सीक्वेंस को बढ़ाते हुए नए शॉट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये बोलना कि थर्ड वेव नहीं आएगी, कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर भार्गव से फुली एग्री नहीं करता। एक बहुत बड़ी आबादी नॉन वैक्सीनेटेड अमेरिका में भी है और इंडिया में तो और भी ज्यादा है। उनको बचाने के लिए खास तौर पे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। थोड़ा छोटा बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। हम ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर पाएंगे, ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हो पाएंगे। सीधे मैं चलता हूं एनके सर के पास। एनके सर, सबसे बड़ा सवाल, 70% लोग दिल्ली में, अमेरिका में भी वही हालात हुए जो हिंदुस्तान के अंदर हुए। वहां पे भी जो खबर कहां है, वहां पर लंबी भीड़ लग रही है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड की शॉर्टेजेस है, बच्चों के बेड जो जितने हैं वो भरे हुए हैं, उसकी कमी पड़ रही है। लेकिन वो तस्वीरें अमेरिकन मीडिया में नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या भारत में जब दूसरी लहर आई थी वो दिखाकर क्या एक भय फैलाया गया? देखिए, एक चीज है कि अमेरिका में स्टेट रेस्पॉन्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। वहां के स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट एपरेटस जो है, उनका रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। उसमें बहुत कुछ मेहनत करते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में उनका खर्च भी काफी है, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में। तो ऐसे में अगर मीडिया दिखाता है तो हम उसको बहुत गलत नहीं कहेंगे कि मीडिया ने सरकार के खिलाफ कोई कैंपेन छेड़ा है। ये सरकार को जगाने का एक तरीका है। उसी तरह जैसे कि मान लीजिए थर्ड वेव के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है। सच बात तो ये है कि किसी को नहीं मालूम है कि वेरिएंट और म्यूटेशन का नेचर क्या होगा। डेल्टा के बाद सिग्मा आएगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे आ चुके हैं। अब नए म्यूटेशंस आएंगे, डबल म्यूटेशंस होंगे। लिहाजा ये अभी असेसमेंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि सरकार कह रही है कि भाई कॉशियस रहिए, थर्ड वेव आएगा, तो इसमें गलत कहां है? इसको सतर्कता ही तो है ना। एक ऐसे समाज में जिसमें आदतन लोग लिबरल हो जाते हैं और मास्क वास्क लगाना छोड़ देते हैं, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, इसमें अगर एक कॉशनरी टोन है। देखिए, आपको याद होगा इसी सरकार की लानत पलानत हमने की थी, आपने की थी, सबने की थी, जब
सेकेंड वेव आया और सरकार कुछ हद तक ऑफ गार्ड मिली, खास करके वैक्सीनेशन को लेके, तो हम सबने बुराई की थी। तो आज अगर सरकार और तमाम जो ICMR है या तमाम इदारे जो हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद आ सकता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐतराज करने की चीज है। हमें सतर्क रहना चाहिए। वजह क्या है, अगर C1.2 आ रहा है, मान लीजिए कि एक साउथ अफ्रीकन उसमें आया है सीक्वेंसिंग में C1.2 और वो 7 कंट्रीज में फैल गया है, तो अगर हम सतर्क रहते हैं, क्योंकि तब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारा वैक्सीन को न्यूट्रलाइज कर ले रहा है, वैक्सीन हमारी इनफेक्टिव हो जा रही है, और अगर है तो रेस्पॉन्स इसका कैसा है, इससे रेस्पॉन्स न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये दीपक ये शेयर आया की कहानी कब तक चलेगी? तो लीजिए, बताइए, साइंटिफिक डेटा दिखाइए ना। डॉक्टर है, कम से कम पॉलिटिशियन नहीं है। अरे साइंटिफिक डेटा दिखा दीजिए। पॉलिटिशियन नहीं है, कम से कम बीच में बोलना बंद करिए। आप डॉक्टर है, साइंस थोड़ी चलती है, कोई साइंस थोड़ी जज्बातों में चलती है, होता। साइंस दिखाइए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, कोई डाटा नहीं होता। जिन्होंने टेस्टिंग दिखा दीजिए। आप जिसमें बोलते हैं कि तीसरी वेरिएंट आएगा, तीसरी वेव आएगी, लोगों में डिप्रेशन का रेट 30% क्या है? आप देखिए तो सही। आपको बोलने का टाइम मिलेगा। अरे भाई, आप कोई नेता है क्या कि आप जो बीच में बोल रहे हैं? आप चुप रहिए, बोल लेने दिए, उसके बाद बोल लीजिए। हम तो डेटा मांग रहे हैं, साइंटिफिक डेटा। पढ़े लिखे लगते हैं। तो दीपक, इसमें सीधी सी बात है कि कोई डाटा नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस होते हैं। बिल्कुल कोई डाटा नहीं होता यार, इसके लिए कोई डाटा नहीं होता, लेकिन स्टेट को कॉशन रहना पड़ता है, वरना हर बार ये कहा जाएगा कि देखो सरकार ने बताया नहीं। इसमें कौन सी गलती है? डाटा दीजिए। आपको कुछ सरकार मालूम है वायरोलॉजी का? डॉक्टर्स वायरोलॉजी नहीं जानते, अल्फाबेट भी नहीं जानते। आपको कुछ सर में तो पता नहीं है, इसलिए डाटा मांग रहे हैं। किस बात का डाटा है? म्यूटेशन का डाटा होता है क्या? म्यूटेशन कैसे है, कैसे डाटा मिलेगा? आप बताइए। आपने जिंदगी में कभी देखा डाटा? म्यूटेशन का डाटा? अच्छा, मैं दोनों के आर्गुमेंट में नहीं जाता हूँ। रुक जाइए। मैं इसको बैटल ग्राउंड नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं कोरोना जैसे सेंसिटिव मामले पर डिबेट कर रहा हूँ। बबीता शर्मा जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। बबीता जी, क्या कहेंगी तीसरी लहर के बारे में? आप सावधानी बरत रही हैं? बिल्कुल सावधानी बरत रहे, और सावधानी बरतनी भी चाहिए। कि ये कह रहे हैं कि अभी सर बोल रहे थे कि कब तक आएगा, एक डाटा दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता, बीमारी है, कब आएगी कब नहीं आएगी क्या पता। सावधानी इसमें बरतनी जरूरी है, सावधानी बरतनी चाहिए। और कोविड के नियमों का पालन करते रहेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। यही है, अच्छा है, सब प्रिकॉशन ले। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पहले कह रहे थे अगस्त में आएगी, फिर कह रहे हैं अब अक्टूबर में आएगी, व्हाटएवर जब भी आएगी। लेकिन कोविड के नियमों का पालन करते हुए, सावधानी बरतते हुए हमें एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिए हर एक को। यही बहुत शुक्रिया बबीता जी, बहुत समझदारी की बात आपने की। मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ आलोक शर्मा जी के पास, और फिर चारू प्रज्ञा से चाहूंगा कि वो ध्यान से उनकी बात सुने और काउंटर करें। आलोक शर्मा जी, दूसरी लहर में जिस तरह की तस्वीरें दिखाई गई, शमशानों की छत पर कि देखिए लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और फिर गंगा जी की लाशें, और सोशल मीडिया पर ज्यादातर, और कई पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे थी, आप भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कई इस तरह के इमेजेस ट्वीट किए और बताए भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अमेरिका में भी यही हालत है, लेकिन देखिए वहां पर इस तरह की हाहाकार नहीं मची है। क्या वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका क्या कर रहा है उस बात से मुझे बहुत संपर्क। अगर पाकिस्तान में 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं है उस बात से। अफगानिस्तान में अगर तालिबान आ रहा है तो मुझे उससे कोरोना में कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत शायद बहुत से मीडिया चैनल्स ने चलाया होगा, शायद सेकंड वेव से पहले 2 महीने तो हम रिया चक्रवर्ती के पुड़िया ही ढूंढते रह गए थे। ये सच्चाई है। एनके सिंह साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर हिंदुस्तान का मीडिया कहीं पर दिखाता है कि कमी है, तो मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया का काम है, और मीडिया को दिखाना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब पिछले साल मार्च में, इसी साल मार्च में कह रहे थे कि बिना वैक्सीन, सीएम की कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं मैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने बिना वैक्सीन कोरोना पर फतेह पा ली। ये मार्च का स्टेटमेंट है। फरवरी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें प्रस्ताव पास हुआ कि कोरोना को हमने जीत लिया है। आज अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं एनके सिंह साहब की बात से मैक्सिमम टाइम सहमत रहता हूं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं उनकी आज की एक बात से, छोटी सी बात से सहमत नहीं हूं कि हेल्थ मिनिस्टर को अगर बदलना पड़ा आपको तो कहां पर दिक्कत रही? साइंटिफिक डाटा होना चाहिए।
ये पहली वेव नहीं है। पहली वेव में हम एक्सक्यूज दे सकते हैं कि साहब कोरोना था, हमें पता नहीं था। सेकंड वेव भी आई, थर्ड वेव भी आई, हमारे पास जीनोम टेस्टिंग का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, रिसर्च भी होनी चाहिए, डाटा भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में सरकार कहती है हमारे पास कोई डाटा नहीं है किसी तरह का। अभी जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता पहले बैठी थी वो कह रही थी कि 66 करोड़ हमने वैक्सीन लगा दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे भाई 24 करोड़ पॉपुलेशन है, 66 करोड़ लगा दी तो क्या मृतक लोगों को लगा दिया आपने? और वो भी आंकड़े आ रहे हैं। ऑक्सीजन के बगैर क्या फुटपाथ पर लोगों को हमने मरते नहीं देखा? वैक्सीन की कमी रही क्या? ये सच्चाई नहीं। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा दीपक जी। आज ये तो हेल्थ सब्जेक्ट है, तो फिर ये वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया था वो क्यों लगाया था आप लोगों ने? आज गुजरात के अंदर मलेरिया और चिकनगुनिया सर उठा रहा है। यूपी के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों बच्चे मर गए, उस बुखार का नहीं पता है। दिल्ली के अंदर भयंकर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद भयंकर वायरल फैला हुआ है। दूसरी तरफ अगर कोरोना भी अगर तीसरी वेव आती है तो सरकार को तो बहुत सचेत होना पड़ेगा। एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोई कमेटी मुझे नजर नहीं आ रही है कि लेबर माइग्रेशन होगा तो क्या होगा। अभी तक इंटर स्टेट कोई डॉक्टर्स की कमेटी नजर नहीं आ रही है। अगर कोई एयरपोर्ट पर आ रहा है, मैं पिछले 10 दिन में 3 बार फ्लाई कर चुका हूं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। क्या सरकार का काम नहीं है कि डाटा इकट्ठा किया जाए? जवाब ले लेते हैं चारों से। है क्या उसके ऊपर नहीं करना चाहिए? दूसरी वेव में 1500 डॉक्टर हिंदुस्तान ने खोए एमबीबीएस, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का डाटा है। किसी देश ने इतने नहीं खोए। पैरामेडिकल 10,000 से ज्यादा लोग हमने खो दिए। एक 200-300 डॉक्टर्स वहां पर पूरी तरह से शहीद हो गए एक तरह से काम करते हुए। लेकिन हम अभी भी वही काम कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी कुछ नहीं किया और केरल ने कुछ नहीं किया और अमेरिका में मर रहे हैं और पाकिस्तान में 500 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। हम इसी में उलझे हुए हैं अभी। ठीक है, चारू से जवाब लेता हूं। चारू, उनका कहना है कि जो सेकंड वेव में सरकार ने आलोचना की थी कि देखिए गलत तस्वीरें दिखाई गई, बाकी जगह नहीं दिखाया जाता। आज अमेरिका में वो तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही हैं। उस पर सवाल ये उठा कि फिर भारत में उसी अमेरिकी मीडिया का डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप कैसे देखती हैं इसको? आलोक शर्मा कह रहे हैं मीडिया ने जो दूसरी लहर में किया बिल्कुल ठीक किया। दीपक जी देखिए, इस बात को मैं पहले से कहती आई हूँ, मीडिया का काम सच्चाई दिखाना जरूर है लेकिन पैनिक फैलाना नहीं है। मीडिया का काम जो ऑलरेडी डरी हुई हमारी जनता है, जो मेंटल हेल्थ की सारी परेशानियों से जूझती हुई हमारी जनता है, उनकी परेशानियां बढ़ाना नहीं है। हाँ, आप सच्चाई रिपोर्ट करिए, लेकिन आप सच्चाई रिपोर्ट करने के साथ इतना संयम बरतिए कि जो लोग घर के अंदर हैं, जो अकेले हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनका मानसिक संतुलन ऑलरेडी हिला हुआ है, वो और ना बिगड़ जाए। और इस मामले में मुझे लगता है वेस्टर्न मीडिया ने हमको दिखाया है कि एक बैलेंस तरीके से भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है मीडिया का जो चाहता है कि इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन सिटीजन्स, इंडियन लीडरशिप डगमगाए। और हमारे देश में भी उस मीडिया के तबके के जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से खबर दिखाई, मैं मानती हूं कि वो ठीक से नहीं दिखाई। जो इंसान ऑलरेडी घर में है, जिसके परिवार वाले बीमार हैं, अस्पताल में हैं, वो नहीं देखना चाहता चिताएं जल रही हैं दिन रात। वो ये सुनना चाहता है कि वो अगर संभाल के अपने आप को रखेगा, अपने परिवार का ख्याल रखेगा, मास्क पहनेगा, 2 गज दूरी रखेगा, तो कोरोना से लड़ सकता है। देखिए, सच्चाई ये है कि विश्व भर में कोरोना आया है, सिर्फ हमारे देश में नहीं आया। और आप किसी भी देश को कितना भी डेवलप मानते हैं, उसका मेडिसिन, उसकी हॉस्पिटल्स, उसका हेल्थ केयर सिस्टम कितना भी डेवलप्ड एंड एडवांस मानते हैं, उन देशों ने भी जूझ के ही सामना किया है कोरोना का। कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में। राहुल भारद्वाज हाथ उठा रहे हैं, डॉक्टर धीरज कौल बात उठा रहे हैं, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? दोनों से शुरू करूंगा ब्रेक के बाद।